दोस्तों एक बात बताइए, जब आप बहुत मेहनत करने के बाद एक पॉलिसी क्लोज करते हैं और पॉलिसी क्लोज करने के बाद जब क्लाइंट के पास पॉलिसी बॉन्ड पहुंचता है, उसमें कुछ गलतियां क्लाइंट को मिलती है, तो क्लाइंट क्या बोलता है, भाई मैं अपनी पॉलिसी को फ्री लुक करा रहा हूं, मैं अपनी पॉलिसी को क्लोज करा रहा हूं, मेरा पैसा वापस चाहिए। तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है ना दोस्तों। दोस्तों बिल्कुल बुरा लगेगा, क्योंकि ये जो पॉलिसी क्लोज किया आपने बहुत मेहनत के बाद क्लोज किया है। और ये क्यों हुई है? ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से क्लाइंट पॉलिसी क्लोज कराने के लिए बोलता है, पॉलिसी फ्री लुक कराने के लिए बोलता है। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी गलतियां आपसे ना हो, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप प्रपोजल फॉर्म में जो गलतियां करते हैं वो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। आप ठीक से प्रपोजल फॉर्म फिल करना सीखें। कैसे आपको प्रपोजल फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको फॉर्म नंबर 300 फिल करना होता है, ये आपको बहुत ध्यानपूर्वक सीखना है। आप कभी भी अपने डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर अपने स्टाफ के ऊपर ना छोड़ दें कि भाई आप प्रपोजल फॉर्म फिल करें, क्योंकि वो फॉर्म में अगर कोई गलती छोड़ देंगे ना, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, उसका खामियाजा LIC एजेंट को भुगतना पड़ेगा। या तो क्लाइंट पॉलिसी क्लोज करेगा या फिर क्लाइंट उसमें बाद में करेक्शन के लिए बोलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि जब भी हम पॉलिसी क्लोज करते हैं तो हम प्रपोजल फॉर्म को अधूरा छोड़ देते हैं और अपने डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर अपने स्टाफ के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई आप प्रपोजल फॉर्म को फिल करें। और आपका स्टाफ या फिर डेवलपमेंट ऑफिसर के पास एक काम तो होता नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं। तो कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। या तो क्लाइंट को क्लेम के टाइम पे प्रॉब्लम होगी, या फिर उसमें कुछ दूसरी डिटेल आपने हाइट वेट कुछ गलत लिखा है, या कंपनी का नाम गलत लिख दिया है, या नॉमिनी का नाम गलत लिख दिया है, फादर का नाम गलत लिख दिया है। इस तरीके से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो इन गलतियों से बचने के लिए मैं लेके चलता हूं आपको प्रपोजल फॉर्म पर, और मैं सिखाता हूं कि कैसे आपको प्रपोजल फॉर्म फिल करना है। दोस्तों ये है हमारे सामने LIC का प्रपोजल नंबर फॉर्म नंबर 300, राइट। तो बहुत सारे LIC एजेंट हैं जो मिस्टेक करते हैं, जिनको प्रपोजल फॉर्म फिल करना आता ही नहीं है। तो ये फॉर्म आपको फिल करना जरूर सीखना चाहिए। दोस्तों बहुत सिंपल है, और मैं चाहता हूं कि हर एक LIC एजेंट अपने हाथों से अपना प्रपोजल फॉर्म फिल करे, राइट। तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, सबसे ऊपर लिखा हुआ है फॉर्म नंबर 300, राइट। तो आपको फॉर्म नंबर 300 कैसे भरना है, इस पर लिखा हुआ है प्रपोजल फॉर इंश्योरेंस ऑन लाइफ, राइट। तो यहां पे राइट साइड में आपको लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के लिए एक बॉक्स बना हुआ है। तो आपको यहां पर सबसे पहले क्लाइंट का फोटोग्राफ पेस्ट कर देना है, राइट। उसके बाद दोस्तों आप नीचे जाएंगे तो यहां पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन टू लाइफ टू बी अश्योर्ड, यानी कि जिसके नाम से आप इंश्योरेंस पॉलिसी कर रहे हैं उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। वो इंस्ट्रक्शन आप यहां पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अपने क्लाइंट को आप फॉर्म देंगे तो फॉर्म पर वो क्लाइंट पढ़ सकता है। उसके बाद दोस्तों नीचे लिखा हुआ है एजेंट द्वारा भरा जाए, राइट, टू बी फिल्ड बाई एजेंट, यानी कि एजेंट इसको फिल करेंगे। जहां पर यहां पे लिखा हुआ है DO का कोड, या फिर आप CLIA हैं, एजेंट हैं, तो आपको अपना कोड यहां पर मेंशन करना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है एजेंट, जो एजेंट का नाम क्या है और एजेंट का कोड नंबर क्या है और मोबाइल नंबर क्या है। तो यहां पर आपको एजेंट को अपना डिटेल फिल करना है। उसके बाद आपका लाइसेंस नंबर क्या है, लाइसेंस नंबर आपको फिल करना है, और एक्सपायरी डेट क्या है लाइसेंस का, वो आपको यहां पर फिल करना है, राइट। उसके बाद दोस्तों नीचे लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये सिर्फ ऑफिस के द्वारा फिल किया जाएगा। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं सेक्शन 1, राइट, डिटेल्स ऑफ द लाइफ टू बी अश्योर्ड, राइट। नीचे लिखा हुआ है नाम, यहां पे आपको नेम लिखना है, और यहां पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखना है। सपोज मेरा नाम अमित कुमार है, तो मैं यहां पे फर्स्ट नेम में अमित लिखूंगा और लास्ट नेम में मैं कुमार फिल करूंगा। उसके बाद दोस्तों नीचे फादर्स फुल नेम, तो फादर का क्या नाम है आप लिखेंगे। आप देख सकते हैं क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स में क्या है, पैन कार्ड पर क्या है, तो वो नाम आप यहाँ पे फिल कर देंगे, क्लाइंट के फादर का नाम। उसके बाद नीचे मदर्स फुल नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप मदर्स फुल नेम लिखेंगे और कैपिटल लेटर में लिखें, और ब्लैक पेन का यूज़ करें आप हमेशा फॉर्म भरते समय। उसके बाद दोस्तों नीचे लिखा हुआ है जेंडर, मेल या फीमेल, तो अगर आप का क्लाइंट मेल है तो आप मेल पर टिक कर सकते हैं, अगर फीमेल है तो फीमेल पर आप टिक कर सकते हैं, राइट। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है मैरिटल स्टेटस, आपके क्लाइंट का मैरिटल स्टेटस क्या है, वो सिंगल है या मैरिड है। अगर मैरिड है तो यहाँ पर आप मैरिड लिखेंगे, राइट, और अगर सिंगल है तो सिंगल लिखेंगे। स्पाउस फुल नेम, राइट, जिसके नाम से आप इंश्योरेंस पॉलिसी कर रहे हैं, जिसके नाम से बीमा कर रहे हैं, उसके हस्बैंड का क्या नाम है या फिर उसकी वाइफ का क्या नाम है, यानी कि उसके स्पाउस का फुल नेम क्या है, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे।
डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि लाइफ टू बी एश्योर्ड का डेट ऑफ बर्थ क्या है, जिसके नाम से आप बीमा कर रहे हैं उसका जन्म तिथि क्या है, जो पैन कार्ड पर या फिर आधार कार्ड पर मेंशन है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आप कैलकुलेट करके कितने साल का बंदा है वो आप यहाँ पे उनकी एज लिख सकते हैं। नीचे आएंगे कॉलम नंबर 9 पे आप देख सकते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि उस क्लाइंट का जन्म कहाँ पर हुआ है। अगर क्लाइंट का जन्म दिल्ली में हुआ है तो आप दिल्ली लिखेंगे, मुंबई में हुआ तो मुंबई लिखेंगे, राइट। तो जब भी आप क्लाइंट से आप मिलेंगे, क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स लेंगे तो क्लाइंट से आप ये सारी चीज़ें फिल कराएंगे, राइट। उसके बाद कॉलम नंबर 10 पर लिखा हुआ है नेचर ऑफ एज प्रूफ सबमिटेड, यानी कि एज प्रूफ में आप क्या सबमिट कर रहे हैं। तो अगर आप एज प्रूफ में आपका क्लाइंट पैन कार्ड दे रहा है तो आप पैन कार्ड लिखेंगे, आधार कार्ड दे रहा है तो आधार कार्ड आप यहाँ पे लिखेंगे, नेशनलिटी क्या है, इंडियन है तो इंडियन लिखेंगे। और उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे कोरस्पोंडेंस एड्रेस। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, सही से एड्रेस नहीं फिल करते हैं। दोस्तों आज की डेट में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि LIC के जो क्लाइंट के बॉन्ड पेपर होते हैं, जो क्लाइंट का ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है वो बाई पोस्ट जाता है। तो हमेशा जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस है वो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक भरें, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाउस नंबर आप सही से लिखें, सिटी आप सही से लिखें, और सबसे बड़ी बात है पिन कोड आपको बहुत ही ध्यान से लिखना है। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं पिन कोड लिखने में और मोबाइल नंबर लिखने में, तो बिल्कुल गलती ना करें क्योंकि जो भी ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होगा वो इसी एड्रेस पर भेजा जाएगा, राइट। उसके बाद दोस्तों नीचे परमानेंट एड्रेस है, यानी कि आपके क्लाइंट ने जो भी एड्रेस प्रूफ दिया है उसके अकॉर्डिंग आप उनका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसको भी आपको बहुत ध्यानपूर्वक फिल करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे लिखा हुआ है रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी कि आपका क्लाइंट इंडिया में रहता है या फिर NRI है। तो अगर इंडिया में रहता है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, और अगर NRI है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपका क्लाइंट विदेश में रहता है तो आपको ये कॉलम नंबर 16 फिल करना है। ध्यानपूर्वक देखिए, कॉलम नंबर 16 फिल करना है अगर आपका क्लाइंट NRI है, राइट। सिटी क्या है, हाउस नंबर क्या है, सारी चीज़ें आपको फिल करना है, पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको खुद फिल करनी है। बहुत सारे एजेंट अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए छोड़ देते हैं या ऑफिस के लिए छोड़ देते हैं, ऑफिस स्टाफ के लिए वो खुद फिल करेंगे तो वो गलती कर देते हैं। तो बाद में पॉलिसी जब बॉन्ड क्लाइंट के पास पहुंचता है उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स मिलती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, और ये है KYC, यानी कि KYC के लिए आपको ये सारी डिटेल फिल करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये पूछ रहा है आर यू इनकम टैक्स असाइनी, राइट। तो अगर आपका क्लाइंट इनकम टैक्स पे करता है तो आपको यस करना है, अगर आपका क्लाइंट इनकम टैक्स पे नहीं करता है तो आपको नो पर टिक करना है। क्लाइंट का पैन नंबर क्या है, वो पैन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, राइट। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आपका क्लाइंट आइडेंटिटी प्रूफ में क्या दे रहा है, पैन कार्ड दे रहा है या फिर आधार कार्ड दे रहा है। तो अगर पैन कार्ड दे रहा है तो आपको पैन कार्ड पर यहाँ पे फिल करना है, और पैन कार्ड का नंबर क्या है, यानी कि ID नंबर, पैन कार्ड का नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, राइट। उसके बाद अगर आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसका एक्सपायरी डेट है, राइट, तो आपको यहाँ पर लिखना है उसका एक्सपायरी डेट कि कब एक्सपायर हो रहा है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो ड्राइविंग लाइसेंस पर हमेशा एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, तो आपको एक्सपायरी डेट लिखनी है। एड्रेस प्रूफ क्या सबमिट कर रहा है, राशन कार्ड सबमिट कर रहा है तो राशन कार्ड आप लिखेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट कर रहा है तो ड्राइविंग लाइसेंस लिखेंगे, आधार कार्ड दे रहा है तो आधार कार्ड लिखेंगे, राइट। अगर आपके क्लाइंट के पास GST नंबर है तो आप GST नंबर लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप NA कर देंगे, नील कर देंगे, राइट। KYC नंबर है तो KYC नंबर लिखेंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन, क्लाइंट आपका क्या करता है, अगर बिजनेस है तो बिजनेस लिखेंगे, और सैलरी जॉब करता है तो आप जॉब लिखेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपके क्लाइंट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MCA है तो आप MCA लिखेंगे, MBA किया हुआ है तो MBA लिखेंगे, यानी कि जो भी आपके क्लाइंट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, राइट। उसके बाद प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, वो सैलरी है क्या है वो यहाँ पे लिखेंगे आप, जॉब करता है क्या करता है। सोर्स ऑफ इनकम, अगर उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अगर उसकी सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस से है या फिर एग्रीकल्चर से है या फिर उसका कोई सपोज फीमेल है उसका कोई बुटीक है या कोई उसकी शॉप है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। नेम ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, यानी कि उसके मालिक की कंपनी का नाम क्या है, राइट। अगर वो एयरटेल में काम करता है तो आप लिखेंगे भारती एयरटेल लिमिटेड, राइट। अगर उसकी कंपनी है HCL तो आप लिखेंगे HCL लिमिटेड। तो इस तरीके से जो भी उसकी कंपनी का नाम है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, राइट। एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज़, आपके क्लाइंट की नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। लेंथ ऑफ द सर्विस, कितने साल से काम कर रहा है आप लिखेंगे, अगर 2 साल से काम कर रहा है तो 2 साल लिखेंगे। एनुअल इनकम, आपके क्लाइंट की एनुअल इनकम क्या है, सपोज आपके क्लाइंट की एनुअल इनकम 10 लाख है तो आप 10 लाख लिखेंगे, तो आप क्लाइंट से पूछेंगे सर आपकी एनुअल इनकम क्या है। और दोस्तों ये जो कॉलम है ये कॉलम बहुत ही
आपको देख कर भरना है। ये कॉलम है सिर्फ आर्म्ड फोर्स के लिए। अगर आपका क्लाइंट आर्म फोर्स में काम करता है तो सिर्फ आपको तभी भरना है, अदरवाइज आपको फिल नहीं करना है, आपको ये नील कर देना है। तो अगर आर्म फोर्स में काम करता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे विंग टू विच यू बिलोंग, आप किस विंग में काम करते हैं ये आपको फिल करना है, राइट। रैंक, क्या रैंक है आपकी। डेट ऑफ लास्ट मेडिकल एग्जामिनेशन वो आपको फिल करना है। मेडिकल कैटेगरी क्या है, मेडिकल कैटेगरी आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन ये आपको फिल करना है। यानी कि ये सारी चीज़ें आपको तब फिल करनी है जब आपका क्लाइंट आर्म फोर्स में जॉब करता है, राइट। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। और दोस्तों जो नेक्स्ट पेज है, हम आ चुके हैं पेज नंबर, राइट। अब दोस्तों ये आ चुका है, इसमें लिखा हुआ है इज योर ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद एनी स्पेसिफिक हैजार्ड और डू यू टेक पार्ट इन हैजार्डियस एक्टिविटीज और हैव हॉबीज दैट कुड बी डेंजरस इन एनी वे। अगर कुछ ऐसा डेंजरस है आपकी जॉब में तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू एवर बीन और आर करंटली बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, या आपके पास कोई ऐसा न्यायालय में कोई ऐसी आपराधिक केस चल रहा है तो आप के पास चल रहा है तो आप उसकी डिटेल देंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर देंगे। आर यू ए पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, अगर आप कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है तो आप यस लिखेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर देंगे, राइट। और उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, आप नीचे चले जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे क्लाइंट की डिटेल। अगर क्लाइंट के पास कोई पहले से पॉलिसी चल रही है तो आपको ये डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइंट के पास अगर कोई पहले से पॉलिसी चल रही है तो यहाँ पर आप पॉलिसी नंबर वगैरह लिखेंगे। कोई एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस चल रहा है वो भी आप लिखेंगे, राइट। और कोई पॉलिसी लैप्स हुई है या सरेंडर हुई है वो सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे। क्लाइंट का पॉलिसी नंबर, अगर क्लाइंट के पास कोई पॉलिसी चल रही है तो उसका पॉलिसी नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, राइट। कौन सी ब्रांच से चल रही है LIC की पॉलिसी या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसी है तो आप उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। कौन सा प्लान चल रहा है, प्लान का नाम क्या है, उसका टर्म कितना है वो आपको लिखना है। कितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी चल रही है, राइट। अगर LIC में चल रही है तो LIC का लिखें, अगर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में चल रही है तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का सम एश्योर्ड लिखें। अगर कोई राइडर चल रहा है, टर्म राइडर चल रहा है तो उसका सम एश्योर्ड लिखें कितना चल रहा है, राइट। अगर क्रिटिकल इलनेस राइडर है तो क्रिटिकल इलनेस राइडर का यहाँ पे आप लिखें कितना सम एश्योर्ड का क्रिटिकल इलनेस है। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर है तो उसको भी आप लिखें यहाँ पे। कब से पॉलिसी स्टार्ट हुई है, डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है वो आप लिखें यहाँ पे। रिवाइवल, आपने अगर पॉलिसी रिवाइव कराई है तो कब रिवाइव कराई है वो आपको लिखना है यहाँ पे। और अगर आपकी पॉलिसी कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम के द्वारा पास हुई है तो वो आपको लिखना है यहाँ पे, राइट। एक्सेप्ट हुई है। और मेडिकल हुई है या नॉन मेडिकल के द्वारा पॉलिसी हुई है आपकी प्रीवियस, वो आपको लिखना है यहाँ पे। अगर मेडिकल है तो मेडिकल लिखेंगे, अगर नॉन मेडिकल में है तो नॉन मेडिकल में लिखेंगे, राइट। आपकी पॉलिसी अभी इनफोर्स है या बंद पड़ी है वो आपको लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको लिखना है अगर आपकी पॉलिसी मतलब फोर्स इन फोर्स नहीं है तो आपको उसका डेट ऑफ सरेंडर लिखना है, राइट। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या निगम के किसी भी कार्यालय में या किसी अन्य बीमा कंपनी में कभी भी आपके जीवन पर कोई प्रस्तावक पत्र प्रस्तुत किया गया? क्या पहले आपने कोई पॉलिसी के लिए अप्लाई किया है? अगर नहीं किया है तो नो करेंगे। अगर आपकी पॉलिसी विड्रॉ हो गई है पहले या आपकी पॉलिसी डिक्लाइन हो गई है तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर एक्सेप्ट हुई है एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ तो आप यस लिखेंगे, अदरवाइज आप नो लिखेंगे, राइट। अगर कोई ऐसी टर्म्स हैं एक्सेप्टेड ऑन टर्म्स अदर देन दोज प्रपोज्ड तो आप यस लिखेंगे, नहीं तो आप नो लिखेंगे। हैव यू ड्यूरिंग द पास्ट 1 ईयर रिटर्न एनी पॉलिसी, क्या आपने 1 साल में कोई पॉलिसी वापस की है? अगर नहीं किया तो नो लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पर नॉमिनी का नाम आएगा या राइट। आप नॉमिनी एक भी बना सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा नॉमिनी भी आप बना सकते हैं। तो अगर आप 2 नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो आप उसमें 50% डाल सकते हैं यहाँ पे, राइट। 50% यहाँ पे नॉमिनी का नाम, नॉमिनी नंबर 1 और नॉमिनी नंबर 2, राइट। उसका एज कितना है, सपोज 30 ईयर्स है और 50 ईयर्स है तो आप एज लिखेंगे। उसके साथ रिलेशन क्या है वो यहाँ लिखेंगे, राइट। और अगर नॉमिनी माइनर है तो उसका अपॉइंटी का नाम यहाँ पे लिखेंगे,
राइट। जैसे बच्चा है तो बच्चे के केस में बच्चे की मदर को आप अपॉइंटी बना सकते हो, राइट। या अगर बच्चा है, बच्चे के लिए फादर को अपॉइंटी बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या रिलेशन है वो आप लिखेंगे और वहाँ पे सिग्नेचर आपको करने हैं, राइट। आईडी प्रूफ ऑफ नॉमिनी, नॉमिनी का आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे लिखना है, पैन कार्ड है या क्या है, उसके सिग्नेचर यहाँ पे करा लेने हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पे बैंक डिटेल फिल करनी है। ये देखिए यहाँ पे बैंक डिटेल फिल करनी है आपको। बैंक का अकाउंट नंबर क्या है ना, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, अकाउंट नंबर, MICR कोड, IFSC कोड, राइट, और नेम एंड एड्रेस ऑफ द बैंक, ये सारी चीज़ें करनी है। और यहाँ पे आपको क्लाइंट से सिग्नेचर कराने हैं, इस जगह क्लाइंट के सिग्नेचर कराने हैं। यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रपोज्ड प्लान, सेक्शन 2 है ये, राइट। और सेक्शन 2 में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे सारे कुछ टिक करना है कि आप राइडर दे रहे हैं। अगर उसको आप न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर दे रहे हैं, अश्योरेंस राइडर दे रहे हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। अगर क्रिटिकल इलनेस राइडर दे रहे हैं तो इस पर टिक करेंगे। अगर वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर दे रहे हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे। और अगर आप उसको एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर दे रहे हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आप एक्सीडेंटल डेथ AD एंड DB राइडर दे रहे हैं तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। अगर नहीं दे रहे हैं तो आप इसको NA कर देंगे, नील कर देंगे, यहाँ पे आप नील कर देंगे, राइट। उसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है प्लान का नाम और प्लान का टेबल नंबर, राइट। जैसे सपोज आप 915 नंबर दे रहे हैं, है ना, 915 और 15 साल का टर्म है तो यहाँ पर आप लिखेंगे सम एश्योर्ड 5 लाख का है तो यहाँ पे लिखेंगे। पॉलिसी किस मोड पर है, ईयरली है या हाफ ईयरली है, यहाँ पे आप लिखेंगे। टर्म राइडर आप दे रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख का टर्म राइडर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे नील कर देंगे, राइट। क्रिटिकल इलनेस राइडर दे रहे हैं तो 5 लाख लिख देंगे यहाँ पे, नहीं तो आप छोड़ देंगे इसको, राइट। और इसके साथ साथ एक्सीडेंटल बेनिफिट सम एश्योर्ड कितना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो आप इसको छोड़ देंगे। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेबल टू पुलिस पर्सन, पुलिस पर्सन के लिए है कि भाई अगर पुलिस ड्यूटी के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, अगर वो पुलिस में काम करता है तो उस केस में यहाँ पर आप उसका डिटेल लिखेंगे, राइट। उसके पुलिस ड्यूटी के दौरान अगर होता है तो आप उसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे, राइट। और ये है आपका SSS पॉलिसी, सैलरी सेविंग स्कीम के तहत अगर पॉलिसी है तो यहाँ पर आप उसका डिटेल लिखेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और दोस्तों ये दिया हुआ है आधारशिला पॉलिसी के लिए, ये आप देख सकते हैं आधारशिला टू बी आंसर्ड ओनली इफ़ प्रपोजिंग अंडर LIC आधार स्तंभ, अगर आधार स्तंभ है तो तभी आपको फिल करना है, अदरवाइज आपको छोड़ देना है, राइट। तो और ये चीज़ दिया हुआ है LIC जीवन अमर पॉलिसी के लिए कि क्या आप स्मोकर हैं, अगर स्मोकर हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, अगर नॉन स्मोकर हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, राइट। इसके साथ साथ मृत्यु लाभ के बारे में प्रश्न ये दिए हुए हैं। लेवल सम एश्योर्ड दे रहे हैं आप तो यहाँ पे टिक करेंगे आप, राइट। अगर आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड दे रहे हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक इस प्रपोजल में फिल करनी है। साइमल्टेनियस प्रपोजल में आपको क्या करना है, क्या आपका जीवन निगम के किसी अन्य कार्यालय में या किसी अन्य बीमाकर्ता के समक्ष बीमा या पुनर्चलन के लिए आवेदन हेतु स्वीकृत किया गया है, अगर किया गया तो यस लिखेंगे, नहीं तो नो कर देंगे यहाँ पे, राइट। क्या जीवन साथी और बच्चों के जीवन पर एक साथ बीमा प्रस्तावित है, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप सेटलमेंट ऑप्शन है कि आप का जो मैच्योरिटी बेनिफिट है क्या आप उसको सेटलमेंट में लेना चाहते हैं। तो अगर आप सेटलमेंट में लेना चाहते हैं, डू यू विश टू अवेल ऑप्शन टू टेक मैच्योरिटी बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट, अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, अगर इंस्टॉलमेंट में नहीं लेना चाहते हैं तो आप नो करेंगे। डू यू विश टू अवेल ऑप्शन टू टेक डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट, अगर डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो यस पे टिक करेंगे, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। इफ यस काइंडली गिव द एडेंडम विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ द प्रपोजल फॉर्म, तो हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमने नो किया है, राइट। कंसेंट, यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। हैव यू अंडरस्टूड फुल्ली द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द प्लान यू प्रपोज टू टेक, राइट, तो यस कर देंगे, राइट। इसके साथ साथ क्या लिखा हुआ, क्या प्रस्तावित जीवन के नियम और शर्तें तथा अन्य कोई जानकारी जो आपके द्वारा बीमा के अपने उद्देश्यों के मिलान के लिए आवश्यक हो एजेंट द्वारा आपको बताई गई है, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, राइट। क्या आपका कोई ग्राहक पोर्टल है, आर यू रजिस्टर्ड विद LIC पोर्टल, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे, ठीक है। कस्टमर ID नहीं है आपकी, नो, राइट। अब इसके बाद ये सेक्शन नंबर 3 है, पर्सनल एंड फैमिली डिटेल्स ऑफ हेल्थ हैबिट, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे पर्सनल
हेल्थ, राइट। क्लाइंट की हाइट कितनी है, सपोज 165 सेंटीमीटर है ना। वेट कितना है, 65 kg है, ये आप लिखेंगे। ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर डिड यू कंसल्ट ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, अगर किया है तो यस लिखेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे, राइट। यहाँ पे लिखा हैव यू एवर बीन एडमिटेड इन एनी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम फॉर जनरल चेकअप, अगर है तो यस लिखेंगे, नहीं तो आप नो लिख देंगे। हैव यू रिमेन्ड एब्सेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क ऑन ग्राउंड ऑफ हेल्थ ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर, अगर नहीं है तो आप नो लिख देंगे यहाँ पे, राइट। आर यू सफरिंग फ्रॉम और हैव यू एवर सफर्ड और अंडरगोन इन्वेस्टिगेशन इन द पास्ट, अगर है तो यस लिखेंगे, नहीं तो आप नो लिख देंगे। ये सारी डिटेल आपको ध्यानपूर्वक पढ़नी है। फेफड़े श्वसन रोग है तो यस लिखेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। अल्सर, कोलाइटिस, पीलिया वगैरह है, यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे। अगर नहीं है आपको तो आप इन सबको, सब कुछ ठीक ठाक है तो आप इनको नो कर देंगे, राइट। हेपेटाइटिस, एड्स वगैरह नो, राइट। एनी अदर डिसीज़ है तो आप यहाँ पे डिटेल लिखेंगे, नहीं तो आप इसको भी नो कर देंगे, राइट। हाई ब्लड प्रेशर है तो यस लिखेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। एनी डिसीज़ और किडनी, प्रोस्टेट है, नहीं तो नो कर देंगे। हर्निया अगर नहीं है तो नो कर देंगे, राइट। एनी डिसीज़ और ईयर, नोज, थ्रोट और आइज़ इंक्लूडिंग डिफेक्टिव, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी डिटेल लिखेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। अगर आपको आर्थराइटिस, जॉइंट पेन या समथिंग कुछ है तो यस लिखेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे, राइट। क्रोनिक डिजीज़ है, इन्फेक्शन है तो यस लिखेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो आप नो लिख देंगे, राइट। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में लिखनी है, राइट। अगर इसका आंसर यस है तो उसको आपको यहाँ पे डिटेल लिखनी है, नहीं तो आप इसको नील कर देंगे। और ये डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे पर्सनल हैबिट, ये दिया हुआ है पर्सनल हैबिट के बारे में। डू यू स्मोक, क्या आप स्मोक करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो आप नो लिखेंगे। अल्कोहल ड्रिंकिंग नो लिखेंगे। नारकोटिक्स नो लिखेंगे। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एनी अदर ड्रग लेते हैं, अगर नहीं लेते हैं तो नो लिखेंगे, अगर लेते हैं तो उसका डिटेल आपको लिखना पड़ेगा, राइट। अगर आप स्मोक करते हैं तो आप उसको लिखेंगे कितना कंज्यूम करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो आप इसको नो लिखेंगे। तो ये सब आपको अपनी अकॉर्डिंग लिखना है, राइट। इसके बाद अगर आपको कोई बीमारी है, कोई कैंसर है किस तरीके से, तो यस लिखेंगे, नहीं तो आप इसको भी नो कर देंगे। हैव योर पेरेंट्स, स्पाउस, पार्टनर, चिल्ड्रन एंड और एनी ऑफ योर रिलेशन एवर सफर्ड फ्रॉम और डाइड ऑफ हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, समथिंग, अगर आपकी फैमिली में कोई इस तरीके से हार्ट से रिलेटेड कोई स्ट्रोक हुआ है या फिर हाई ब्लड प्रेशर हुआ है तो आप उसका डिटेल लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे इसको नो कर देंगे। अब दोस्तों, अब हम हैं फैमिली हिस्ट्री वाले सेक्शन पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है फैमिली की हिस्ट्री, यानी कि आपको आपके क्लाइंट की, जिनके नाम से आप पॉलिसी कर रहे हैं, उनकी फैमिली की पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पर फिल करनी है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको उनके फादर की एज लिखनी है, कितनी एज है, और उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है। अगर हेल्थ स्टेटस गुड है तो आप यहाँ पर गुड लिख देंगे, राइट। और मदर का एज कितना है यहाँ पर आप लिखेंगे, और मदर का हेल्थ स्टेटस कैसा है तो यहाँ पर आप लिखेंगे। ब्रदर का एज कितना है यहाँ पर लिखेंगे, और ब्रदर का हेल्थ स्टेटस कैसा है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके साथ साथ सिस्टर का एज कितना है, सिस्टर का हेल्थ स्टेटस कैसा है वो यहाँ पर लिखेंगे। बच्चे कितने हैं, स्पाउस का एज कितना है यहाँ पर लिखेंगे, और स्पाउस का स्टेटस कैसा है हेल्थ का वो यहाँ पर लिखेंगे। और बच्चों की एज कितनी है वो यहाँ पर लिखेंगे। अगर एक बच्चे की एज 10 साल है तो यहाँ पर लिखेंगे, और दूसरे बच्चे की एज 5 साल है तो यहाँ पर लिखेंगे। और बच्चों का हेल्थ स्टेटस कैसा है, गुड है तो गुड लिखेंगे। और अगर इनमें से किसी की डेथ हो चुकी है तो डेथ के समय पर कितनी एज थी, सपोज फादर की डेथ हो गई थी और डेथ होने के समय पर उनकी एज थी 56, तो यहाँ पर आप 56 लिखेंगे, 56 ईयर्स। और किस रीजन से डेथ हुई थी वो यहाँ पर लिखेंगे। सपोज नेचुरल डेथ थी तो आप नेचुरल डेथ यहाँ पर लिख देंगे, राइट। इसके बाद दोस्तों अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे सीधे लिखा हुआ है ओनली फॉर फीमेल, यानी कि फीमेल्स के लिए है ये, राइट। अगर आपका जो क्लाइंट है वो मेल है तो आपको ये NA कर देना है, यहाँ पे इसको नील कर देना है। और अगर फीमेल है तो फीमेल केस में आपको सारी डिटेल लिखनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर यू प्रेग्नेंट नाउ, क्या आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। और डेट ऑफ लास्ट डिलीवरी कब है, राइट। बाकी डिटेल उनका हस्बैंड का डिटेल लिखेंगे, हस्बैंड का डिटेल यहाँ पर लिखेंगे आप। हस्बैंड का नेम क्या है यहाँ पर लिखेंगे। हस्बैंड का ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ पर लिखेंगे, और हस्बैंड की एनुअल इनकम कितनी है वो यहाँ पर लिखेंगे। और अगर हस्बैंड की पहले से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है तो इंश्योरेंस पॉलिसी का नंबर
किस ब्रांच से चल रही है यहाँ पर लिखेंगे, कितना सम एश्योर्ड है यहाँ पर लिखेंगे, और कौन सा प्लान है यहाँ पर लिखेंगे, कितने साल का है यहाँ पर लिखेंगे, और प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी इनफोर्स है या पॉलिसी लैप्स है, वो यहाँ पर आप लिखेंगे। राइट, मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप सभी को समझ आ चुका होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर, यहाँ पर आपको अपने क्लाइंट से सिग्नेचर लेने हैं। राइट, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्लाइंट का नाम आएगा। अगर सपोज मैं अपने नाम से प्रपोजल फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा अमित कुमार। राइट, इसके बाद दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आएगा क्लाइंट के सिग्नेचर, लिखा हुआ है सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ लाइक टू बी अश्योर्ड। राइट, तो क्लाइंट के आपको सिग्नेचर यहाँ पर लेने हैं, और विटनेस में अगर आप एजेंट हैं तो आप यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट लिखना है। राइट, सपोज आज डेट है 25 मार्च 2022, तो यहाँ पर लिखेंगे और सिग्नेचर करने हैं यहाँ पे आपको। और अगर आप एजेंट है तो एजेंट का नाम, एजेंट का ऑक्यूपेशन और यहाँ पे एड्रेस आपको फिल करना है। और इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे आप, अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है, राइट, डिसेबल्ड पर्सन खुद तो फॉर्म फिल नहीं कर पा रहा है, वो किसी से फॉर्म फिल करा रहा है, तो जो फॉर्म फिल कर रहा है उसके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, इस जगह आपको सिग्नेचर लेने हैं। राइट, यहाँ पर सिग्नेचर लेने हैं और नेम ऑफ द डिक्लेरेंट, यानी कि जो डिक्लेयर कर रहा है उसका नाम, उसका यहाँ पे एड्रेस आएगा, और यहाँ पे आप सिग्नेचर ले सकते हैं लाइफ टू बी अश्योर्ड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि कैसे आपको प्रपोजल फॉर्म फिल करना है। तो मैं समझता हूँ कि आप में से हर एक LIC एजेंट ने सीख लिया होगा अच्छे तरीके से, और आगे से आप अपना प्रपोजल फॉर्म फिल खुद करेंगे, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर या अपने स्टाफ के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां आपको बाद में जाके बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और ध्यान रहे कि हर एक संडे में रात ठीक 9 बजे अपना यूट्यूब लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जिस लाइव प्रोग्राम में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का जवाब मैं लाइव प्रोग्राम में दूंगा, और इस लाइव प्रोग्राम में कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन आप तभी देख सकते हैं जब आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साइड में जो छोटा सा बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करेंगे। राइट, प्रेस करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।